हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करेंगे और ऑप्टिकल पाथ के बारे में जानेंगे, मतलब प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत की पुष्टि फोको ने की थी, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना हुआ और आपको बताना हुआ कि किस प्रकार से हाइगेंस का प्रिंसिपल वैलिड है, तो आप किस प्रकार इसको करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे हाइगेंस प्रिंसिपल का वैलिडेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी पुष्टि कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से होगा, अगर हम लोग कंसीडर करें कि माना एक प्रकाश तरंग कहाँ से कहाँ पे जा रही है। ऐसा मान लेते हैं कि वायु से जल में जा रही है। प्रकाश तरंग वायु से जल में जा रही है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसको आप लिखते हैं AN W। इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये NW बाई क्या हो जाएगा, NA, ऐसा होगा। अब आप इसको क्या मान सकते हैं, N2 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, N1। ये तो मैंने बताया, ये आप मान सकते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, आपकी होती है V1 बाई V2 के। इसका मतलब ये कि जो आपका माध्यम 1 है उसमें प्रकाश की चाल क्या है और माध्यम 2 में प्रकाश तरंग की चाल क्या है, ये होता है। जबकि ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और ये पहले है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यदि पहले माध्यम अर्थात वायु में, माध्यम यहाँ पे लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल कितनी कंसीडर की जाए, C है, तथा जल में प्रकाश की चाल कितनी हो, V हो, तब आपको मिलेगा NW बाई NA इज इक्वल टू क्या, इसके स्थान पे आप रखेंगे C और यहाँ पे रखेंगे V। यदि NW बाई NA इज इक्वल टू ANW है ना, इसको हम लिख लें N से, ऐसा हम लिख रहे हैं, आप ना लिखें, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा माने तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई V, ये चीज़ मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से क्या मिल रहा है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे ANW ही लिखें, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, N इज़ ग्रेटर देन 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, इसको याद रखिएगा। मतलब जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो जाहिर सी बात है कि 1 से ज़्यादा ही होगा। आप इस माइंड को बढ़िया से रोटेट करिए, जिससे आपका दिमाग काम करे अच्छे से। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वायु का जो यन माना जाता है वो 1 माना जाता है, जल का जो यन माना जाता है वो 1.33 के आसपास माना जाता है, ग्लास का जो माना जाता है ये वाटर का था, और ग्लास का जो माना जाता है Ng विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे भी एयर मान सकते हैं, ये 1 पॉइंट कितना 5 ऐसा माना जाता है। अब अगर हमने यन को लिखा है क्या, ANW के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे ANW हम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही चलें तो ANW यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको नहीं लिखते हैं। अब मैटर क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वाला मान इसके बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तब क्या हो जाएगा, C बाई V ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से। और अगर इसको एक स्टेप और लेके चलेंगे तो V का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा, मतलब C इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 इंटू V। यहाँ पर आपको मिला क्या, C इज़ ग्रेटर देन V।
तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, सी, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात जल में प्रकाश की चाल। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो ज़्यादा है किससे, माध्यम में प्रकाश की चाल से। मतलब इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। उपरोक्त समीकरण 2 से क्या पुष्ट हो रहा है, यहाँ से आपको क्लियरेंस मिल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल से ज़्यादा है। निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम मतलब जल में प्रकाश की चाल से ज़्यादा है। ये हो गया आपका। अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, अपवर्तन की व्याख्या करने में सफल है ना। अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, सही है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, जबकि किसी माध्यम में वायु को छोड़ के अगर हम किसी माध्यम में जाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अगर निर्वात में हम माने प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो हो सकता है वो जब जल में जाए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहे, बिल्कुल कम रहेगा। इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ प्रूफ होती है। तो इस तरह से आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं किसका, हाइगेंस प्रिंसिपल का, हाइगेंस वेव थ्योरी का। अब हम चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरी टॉपिक आपको पढ़ना है ऑप्टिकल पाथ, मतलब प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। अगर हम लोग यहाँ पे एक सीमा पृष्ठ मान लें और ऐसा माने कि प्रकाश की एक तरंग यहाँ पे ऐसे आ रही है और जब यहाँ पे हिट करती है तो ये दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो अपवर्तित होके जाएगी इस तरह से। कुछ ये घटना यहाँ पे हो रही है, ये आपका नॉर्मल है। ये आपको हमने समझाने के लिए बताया है, ये डायग्राम का कोई पार्ट नहीं है जो आपको प्रकाशिक पथ बताते समय बनाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग ऐसा माने कि हाइगेंस के अनुसार किसी माध्यम में वायु को छोड़ के अगर हम प्रकाश की चाल को दर्शाना चाहें, है ना, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइगेंस के अनुसार वायु को छोड़कर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश तरंग की चाल, आप क्या लिखते हैं, v = c/n, ये फार्मूला है। n क्या है, जहाँ n वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, और c ये तो आप जानते हैं प्रकाश की चाल है, लेकिन कहाँ पे, निर्वात में। ये हो गया। तो ये चीज़ जब आपको मिल गई तब आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मान लें यदि ये माध्यम जो आपको दिया है n वाला, इसके नीचे x डैश के नीचे, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की तरंग n अपवर्तनांक वाले माध्यम में t समय में, कितने समय में, t समय में d दूरी तय करती है। क्या माने, यदि प्रकाश की तरंग यहाँ पे हम मान रहे हैं कि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में t समय में
डी दूरी तय करे। मतलब यहाँ से जब वो इंटर की सेकंड मीडियम में, और ये डी दूरी तय कर रही है किसमें, टी समय में, टी समय में, ऐसा हमने माना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर उसने टी समय में तय की है तो वो दूरी क्या है, डी है। तो अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे देखते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अगर हम लोग माने कि यदि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश को d दूरी तय करने में कितना समय लगे, t समय लगता है, तब आपको क्या मिलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये सूत्र आप जानते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी कितनी तय की उसने, d, तो ये हो जाएगा d। लेकिन इस माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश तरंग की चाल क्या होगी, ये वाली। तो यहाँ पे ये चाल आप उठा के रखेंगे चाल के स्थान पे, मतलब c/n। अब आपको मिला क्या, आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू एन डी बाई कितना, c। अब आप सपोज करें कि ठीक इतने ही समय में प्रकाश की तरंग जो है वो निर्वात में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। ठीक इतने ही समय में अगर हम प्रकाश की तरंग को निर्वात में देखें तो वो कितनी दूरी तय करेगी वो हम निकालते हैं। मतलब ये ठीक टी समय में प्रकाश तरंग द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, अगर इसको हम मानते हैं d है, तब आपको क्या मिलेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये सूत्र जब लगाएंगे चाल गुणे समय, तो समय तो आपका क्या है, यही वाला है। इतने ही समय में हम d दूरी देख रहे हैं किसमें, निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल रखी जाएगी। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल के स्थान पे आप रखेंगे c, और समय के स्थान पे क्या रखेंगे, ये वाला मान। मतलब यहाँ पे ND/c, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि t इज इक्वल टू आपको मिल चुका है कितना, ND/c। अभी आपको क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू c से c कैंसिल आउट होगा, ND मिलेगा। मतलब ND का गुणनफल जो होगा, ND का गुणनफल जो होगा, उतनी दूरी जो आएगा मान, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे n का कोई यूनिट तो आएगा नहीं, यूनिट सिर्फ रहेगा दूरी का। तो जो मान आएगा, जैसे मान लीजिए n का मान हम लेते हैं यहाँ पे 2, और d का मान इस वाले माध्यम में जिसमें हमने बताया है ये होता अगर 5, तो आता कितना, ये तो अगर मीटर में है तो 5 दूनी 10 मीटर। मतलब उतने ही समय में प्रकाश निर्वात में कितनी दूरी तय करता, 10 मीटर की दूरी तय कर लेता। मतलब इसका डबल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरह से। उतने ही समय में अगर प्रकाश निर्वात में चलता तो वो 10 मीटर की दूरी तय करता, लेकिन वो अगर माध्यम में चल रहा है और टी समय में, मतलब जो भी समय लगा है, कहने का मतलब इससे मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि 3 सेकंड में उसने 5 मीटर की दूरी कहाँ पे तय की है, यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं। 3 सेकंड में 5 मीटर की दूरी 2 n बराबर 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश ने तय की है। तो 3 सेकंड में वह निर्वात में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है
है ना, 3 सेकंड में वह निर्वात में कितनी दूरी तय करेगा। अब ये बताने के लिए आप जानते हैं कि d आपने क्या माना है, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दिया गया, d आपको पता है कितना, 5। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मीटर। मतलब 3 सेकंड में वही प्रकाश तरंग अगर निर्वात में चलेगी तो वो 10 मीटर की दूरी तय कर देगी। ये इसका सेंस है। तो प्रकाशिक पथ क्या हुआ, अब ये हमें बताना है। यही एन का गुणनफल, एन का गुणनफल यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश तरंग द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी का गुणनफल प्रकाशिक पथ कहलाता है। अगर इसको बाय थ्योरी बताएं तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, किसी समय में प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी तथा उस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक का गुणनफल प्रकाशिक पथ कहलाता है। प्रकाशिक पथ कहलाता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमने लिखा माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब ये कि यन जो होगा वो ए के रिस्पेक्ट में होगा। हो सकता है वो वाटर हो, ए के रिस्पेक्ट में हम वाटर लिखें, हो सकता है ए के रिस्पेक्ट में हम ग्लास लिखें, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का यहाँ पे जो मान है उसको हमने माना है क्या, यन ही माना है। तो इस चीज़ पे बहुत बढ़िया से फोकस करिएगा, जिससे आपको पता चले ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं है। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया होगा तो आप उसको एयर के रिस्पेक्ट में करके फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तब आपको एक्चुअल में क्या मिल पाएगा, ऑप्टिकल पाथ। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि प्रकाश जितनी दूरी निर्वात में तय कर रहा है वास्तव में वही उसका क्या है, प्रकाशिक पथ है। देखिए एन डी किसके बराबर है, डी के। अब डी क्या है, टी समय में ही निर्वात में तय की गई दूरी। तो मतलब इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी निर्धारित समय टी में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी ही वास्तव में उसका प्रकाशिक पथ है। अगर यही दूरी अगर हम निकालना चाहें किससे, इस फिगर से, तो जिस तरह से हमने निकाला इसका मान क्या आएगा, अगर उसके सापेक्ष कोई माध्यम दिया होगा तो माध्यम के अपवर्तनांक और उतने ही समय में माध्यम में प्रकाश तरंग द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर आएगा। तो ये इसका सेंस था, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्टिकल पाथ था। अब आपको हाइगेंस थ्योरी से तो लगभग जो भी टॉपिकें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक और हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर माध्यम बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर माध्यम बदलने पर प्रभाव या माध्यम बदलने का प्रभाव, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे का भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है, माना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल स्मॉल v है तथा इसके संगत तरंग दैर्ध्य हम लोग मान लेते हैं, तरंग दैर्ध्य लैम्डा यम है। तब आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है, यन लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हम न्यू लिखते हैं, ये न्यू है। न्यू मतलब आवृत्ति के लिए यूज होता है, और यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा यम। ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अगर हम माने कि प्रकाश वायु में सी चाल से और लैम्डा तरंग दैर्ध्य के साथ में मूवमेंट करता है, यदि प्रकाश तरंग की चाल निर्वात में सी तथा इसके संगत तरंग दैर्ध्य कितना मान लें, लैम्डा हो, तब आपको मिलेगा c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे न्यू चेंज नहीं हुआ, देखिए इसका मतलब ये है, आपको हमने बताया भी है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो केवल और केवल उसकी स्पीड और तरंग दैर्ध्य यही दोनों चेंज होते हैं, आवृत्ति वही रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर आवृत्ति बदल गई तो इसका मतलब उसका कलर भी बदल जाएगा, तो आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। इसलिए यहाँ पे आवृत्ति अगर हमने न्यू मानी है पहले में, तो दूसरे में भी न्यू लेना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर निर्वात में आवृत्ति जो भी है न्यू है, तो किसी माध्यम में अगर वो प्रकाश जाएगा तो वहाँ भी उसकी आवृत्ति न्यू होगी। अब आपको फर्स्ट और सेकंड मिल गया इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम करें समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो आपको क्या मिलेगा, c बाई वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बाई कितना, न्यू लैम्डा यम। न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और आप लिख सकते हैं c बाई वी इज इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई लैम्डा यम। अब c बाई वी क्या होता है, ये आप जानते हैं कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसी को हम लोग यन लिखते थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यन, यहाँ पे यम लिख देते हैं, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, या इसको डायरेक्ट आप एन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा यम। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई यन। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम वायु को छोड़ दें और कोई मीडियम लें, जैसे अगर हम एयर लेते हैं तो Na का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, NW लेते हैं तो 1.33, Ng लेते हैं तो 1.5। मतलब अगर हम एयर को छोड़ें और किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो उसका मान ग्रेटर देन 1 होता ही है। कहने का मतलब n अगर हम किसी मीडियम का ले रहे हैं तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप ध्यान से समझें पहले। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर n जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 हुआ, क्योंकि ये एयर नहीं है, ये कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n है। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लैम्डा की वैल्यू, पहले एयर में कुछ भी रही होगी,
यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, 10 मानते हैं, 10 मीटर, और n का मान मान लीजिए कि ग्रेटर देन 1 आया और n इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 आया। तो अगर रखेंगे आप n का मान ग्रेटर देन अगर क्या है 1 है, तो इस केस में आपको लैम्डा m क्या मिलेगा, लैम्डा m मिलेगा 10 बाई कितना 2, मतलब क्या मिला 5, मतलब ये 5 मीटर मिला। अब आपको क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर यदि यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा m, या यहाँ पे हम लिखें n इज़ ग्रेटर देन 1 है ना, n का मान क्या है ग्रेटर देन 1 है, तब आपको लैम्डा m क्या मिलेगा, ये लेस देन मिलेगा किससे, लैम्डा से। मतलब ये कि जो तरंग दैर्ध्य निर्वात में रहेगी किसी प्रकाश तरंग की, अगर वो किसी माध्यम में इंटर करेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी। यहाँ से यही कंक्लूजन निकल रहा है। और इसको एग्जाम्पल से हमने समझाया कि जाहिर सी बात है यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब जो कि हमने 2 माना है, तो लैम्डा m की वैल्यू क्या मिली 5 मीटर। अब देखिए 5 मीटर क्या है 10 से छोटा है, तो कहने का मतलब ये कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे आप किस में, लैम्डा में, तो जो मान आएगा वो लैम्डा से छोटा ही आएगा जो लैम्डा m है। अब लैम्डा m क्या होगा, ये हमेशा लैम्डा से छोटा होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं और यही कंक्लूजन था इससे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः प्रकाश के किसी माध्यम में, प्रकाश तरंग के किसी माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको हमने समझाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको व्यतिकरण हो सकता है स्टार्ट करें, या फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स अगर मिलेगा तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।